Assalamu alaikum. Good morning. Assalamu alaikum, good morning and a very warm welcome in Rise and Shine. ये म्यूजिक पता है सरवत, मुझे तो कभी कभार रात में भी वो ये जो म्यूजिक होता है आपको पता है मैंने ख्वाब में आपको देखा है। अच्छा। हाँ, मैंने देखा पानी गिरा हुआ है और आप गिर गए हैं कहीं। Actually, देखा गिरते हुए। no, I mean I did. It's not made up, but अल्लाह भी आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। कैसे हैं भाई आप लोग? बहुत खुशगवार आज सुबह है और मौसम भी थोड़ा अच्छा क्लाउडी सा नजर आ रहा था आते हुए, और आपका बेज जैकेट भी बहुत स्मार्ट लग आपकी रहा भी है। बहुत अच्छा ये अच्छी कॉम्बिनेशन हम रखते हैं। कॉम्बिनेशन अच्छी रखते हैं बिल्कुल। इस पर आपको हम पता है जरा काम रात को मैं लेट भी सो रही हूँ ना, ये एक मेरा मैसेज एक आता है मैसेज मुझे। जरूर जाता है कि हमने ये कपड़े ये कलर करना। कॉम्बिनेशन और आप भी पसंद कर रहे हैं इसको। जी, आप लोगों का जो बहुत feedback आ रहा अच्छा है। जी। फीडबैक आ रहा है। तो भाई आज की अच्छी बात क्या है, आप बताएं। अच्छी बात आज की यह है कि देखिए आप खुद अपनी मदद आपके तहत तो काम करते ही हैं, या अपने लिए तो इंसान काम कर ही रहा होता है, लेकिन आजकल का जो दौर है, आप भी बात कर रही थी जैसे कि मुआशी सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है, तो वैसे तो हमेशा ही आपको किसी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप अपने साथ साथ किसी एक फैमिली को कर ले, या कोई शख्स ऐसा जो कि अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर हो, या फिर कोई ऐसी बच्चे हों जिनकी आप तालीम का कोई खर्चा उठा लें, तो ज़रूर ये साइड बाय साइड ज़रूर रखें। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोग सफ़ेद पोश होते हैं, वो अपने मुंह से मांगते नहीं हैं, उनकी एक कैलिबर होता है, उसको वो मेंटेन करते हैं, अच्छे ख़ानदानी लोग होते हैं। अडॉप्टिंग अ फैमिली इस ज़माने में, आई नो इट्स वेरी टफ, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक बच्चे को भी उस फैमिली में पढ़ा सकें, चाहे वो अपना हाउस स्टाफ हो, चाहे वो दूर के रिश्तेदार हो, सफ़ेद पोश लोग जो नहीं मांग सकते, आप इमेजिन करें कि आप उनकी सारी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। सारी ज़िंदगी चेंज होगी, और ये सदका जारिया है। आप देखें वो कितनी आपको दुआएं मिलती रहेंगी, और जब जब वो खुश होंगे या फिर अपने खर्चे उठा रहे होंगे, कामयाब तो कितना होंगे, आपको याद करेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी जो आपने ऐसे किया हुआ? मुझसे कहलवाई। आपने ऐसे किया हुआ कोई एक बंदा है नहीं, वो ये खैर एक अपना ठीक है, बतानी चाहिए अच्छी चीज, लेकिन हाँ, बतानी चाहिए बिल्कुल इस Without तरफ taking names. बिल्कुल इस तरफ तरजीहात हमारी है कि कोशिश की जाए कि लोगों को किस तरीके से एलिविएट किया जाए। मैं पढ़ाई पे बहुत जोर देती हूँ ज़ुहैब, सो आई हैव किड्स हु आई एम टीचिंग, ताकि वो आगे बढ़े और ज़िंदगी में बेहतर काम कर सकें। तो अच्छी बात के साथ टॉप न्यूज़ की जाने बढ़ते हैं, और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। ये खुशखबरी यह है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। फाइनली ये हो गया है, और बड़ी इस पर बातें हो रही थी और बड़ी तशवीश का इजहार भी किया जा रहा था, लेकिन ये हो चुका है। और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजहार इत्मीनान किया है, अपनी टीम को भी मुबारकबाद दी है जिन्होंने इसके लिए कोशिश की है। तो IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान का एजेंडा सर फहरिस्त था, और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भी पाकिस्तान की, और जिस सिमत में पाकिस्तान की मईशत जारी है, उन्होंने कहा कि बेहतरी की जानिब गामजन है, और इस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। दुरुस्त सिमत में जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है और गरीबों की मदद कर रही है, यानी दरीना मुतालबा हम सबका यही था कि गरीबों के ऊपर से टैक्स का बोझ कम किया जाए, बिल्कुल अमीरों से आप टैक्स लें। बिल्कुल। एंड आई थिंक अच्छा है हम टैक्स देते हैं, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, बट एट द सेम टाइम जो लोग जिनकी छोटी छोटी सैलरीज है, कम सैलरीज है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल रिलीफ देना चाहिए। तो जनाब 30 सितंबर तक $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान है। कर्ज प्रोग्राम मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आ जाएगी, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जराये का बता रहे हैं कि IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट बड़ा अहम होता है, और हम ये भी हम बात करते आ रहे हैं, और इस मसले से भी हम निपटते आ रहे हैं कि जनाब जो हमने पैसे लिए, कर्ज लिया है, उसका इंटरेस्ट ही पे करते रहते हैं। बिल्कुल। और वो कर्ज प्रिंसिपल अमाउंट अपनी जगह मौजूद और है। एक टाइम ऐसा था वी weren't श्योर कि IMF अप्रूव करेगा ये कर्ज, बिकॉज हमारी सिचुएशन इकोनॉमिक कैसी थी, लेकिन इट्स अ ग्रेट न्यूज़। बिल्कुल। तो दुआ यही है कि मईशत अपने पैरों पर संभले, और हम ये IMF पैकेज, कल भी आपने कहा था कि यही रखनी चाहिए दुआ कि IMF इस प्रोग्राम से हम निकलें और अपने कदमों पर, अपने पैरों पर खड़े हों, मईशत इस तरीके से आगे चले। तो ये पहली हमारी टॉप स्टोरी थी। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका पर हैं, और अहम मुलाकातें उनकी हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी उन्होंने ये जो एक मुबाहिसा खिताब भी किया उन्होंने, और सिक्योरिटी रिलेटेड जो मामला है पाकिस्तान के नेबर से मुतालिक वो भी बात की उन्होंने। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से उनकी मुलाकात हुई है। तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर
दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल उन्होंने किया है। गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे का मुतालबा किया है। और बांग्लादेश वज़ीर आज़म बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की और वहाँ भी दो तरफा ताल्लुकात पर बात की। बिल्कुल, और हमने हमेशा यही देखा है ज़ुहैब कि जब भी नेबरिंग कंट्री का सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान को तो और चीज़ें बेहतर होती हैं और चीज़ें सामने आती हैं कि इनमें प्रोग्रेस क्या हो सकता है। जी, और वज़ीर आज़म ने ये बात की है कि मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल किया जाए और ये जो इस्तिस्बाब राय है ये होना चाहिए वहाँ पर और कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत है उसको तस्लीम किया जाए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि अफ़गानिस्तान से जो दरअंदाजी हो रही है यानी कि दहशत गर्द वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है सिक्योरिटी काउंसिल में जब मुबाहिसा हुआ कि ये इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और काउंसिल इससे मुताल्लिक़ हिकमत अमली अपनाए। तो ये दो मसले, मसला कश्मीर और पाकिस्तान जो दहशत गर्दी से निपट रहा है उसको भी बाकायदा तौर पर उसके मसाइल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वहाँ पर उजागर किए हैं। तो ये हमारी दूसरी टॉप स्टोरी। तीसरी टॉप स्टोरी सरवत बड़ी परेशान कुन भी है और इस पर बात भी हम करते रहे हैं कि जो खुदकुश बमबार होते हैं, खुदकुश हमले होते हैं, ये इनके पीछे मास्टरमाइंड्स किस तरीके से काम करते हैं और कैसे ब्रेन वॉशिंग होती है। तो ये पता चला जनाब कि बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से गिरफ्तार किया गया एक खुदकुश बमबार खातून को। सनसनीखेज इंकशाफात उन खातून ने किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई और दास्ती आप देख भी रहे मनाजिर, दास्तान सुनाते हुए रो भी पड़ी और उन्होंने कहा कि दहशतगर्द ब्लैकमेलिंग करके उन्हें ले जाते हैं जो भी खुदकुश बमबार बनने के लिए तैयार किया जाता है जिनको, तो ब्लैकमेलिंग करके ले जाते हैं और उन्हें बताया गया कि आप पहाड़ों पर नई ज़िंदगी यानी बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए जाते हैं कि पहाड़ों पर जाएंगे और आपको बेहतर ज़िंदगी मिलेगी, जो बुनियादी आपकी ज़रूरियात है पूरी होंगी। ब्रेन वॉशिंग उनकी की गई है। उन्हें बताया गया कि खुदकुश हमले के लिए मतलब फिर वो राज़ी करने के लिए उनको मनाने की कोशिश की गई। दहशतगर्द खातून को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। खुदकुश बमबार अदीला बलोच के वालिद ये बोले कि ये कैसे बलोच हैं जो मेरी बेटी को वरगला कर ले गए, जो पहाड़ों पर जाते हैं उनका वापस आना मुमकिन भी नहीं होता और हुकूमत की मदद से मेरी बेटी बाजियाब हुई है। ये पूरी फैमिलीज के साथ हो रहा है। बच्चों को भी अलग करते, मैनिपुलेट करते हैं, खवातीन को करते हैं। एंड इट्स अबाउट टाइम। और वो बात हुई थी ना कि नाराज बलोच की टर्म, अब इससे हम आगे बढ़े और जो दहशतगर्द है उसको दहशतगर्द कहा जाए और उससे सख्ती से निपटा जाए। तो ये देखिए बड़ी बिल्कुल और इससे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम मौसम की कुछ न्यूज़ देखते हैं। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की प्रेडिक्शन की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इस्लामाबाद, पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश के इम्कान हैं। कराची में नेक्स्ट 24 आवर्स में टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। तो थोड़ी सी गर्मी और हब्स हम देख रहे हैं कि कराची में 35 में ठीक है, प्लेजेंट भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, हमारी नेक्स्ट टॉप स्टोरी है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची आज से शुरू होने जा रहा है। 35 डेज़ का ये फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक होगा। आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी रहेगा। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 40 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की एग्जिबिट होगी, उनके कल्चर की, चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट से हो, चाहे वो थिएटर से हो और परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू हो। तो बहुत ये इंटरेस्टिंग फेस्टिवल होने वाला है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी, आई एम एन आर्ट एंथुजियास्ट, कि सब जाएं, अपने पेरेंट्स को लेके जाएं और 40 कंट्रीज़ की एक एक्यूमुलेटेड जगह पे जब रिप्रेजेंटेशन हो रही हो तो ये मौका मिस नहीं जानने का मौका मिलता है। और हम ये भी आपने सही कहा, हम अपने शो पे भी बिल्कुल हम अहमद शाह साहब को बुलाना चाहेंगे और उन्होंने जो तब्दीलियां आज काउंसिल में लाई हैं वो अमेजिंग है। हम इंशाल्लाह बिल्कुल जो पार्टिसिपेट करें इस फेस्टिवल में उनको भी बुलाएंगे। कोशिश पूरी जारी है हमारी, ऐसा हम करेंगे। ठीक है ना, कल्चर के फरोग के लिए हमेशा बात बिल्कुल। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। तो जनाब अब हम बात हुई हमारी एक पॉलिटिकल और कुछ अदालत से रिलेटेड पॉलिटिकल होता जा रहा है ना मामला जी। तो जनाब इलेक्शन कमीशन को ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने
اور ایک وضاحتی فیصلہ بھی جو جاری ہوا سپریم کورٹ کا، اس میں واضح طور پر یہ کہا الیکشن کمیشن سے کہ آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، بس صورت دیگر آپ کو بہت سیریس کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک وضاحت سے متعلق سپریم الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے، تو سپریم کورٹ نے یہ وضاحتی جو ایک فیصلہ تھا اس میں بتا دی تھی بات، لیکن اس کے باوجود پھر یہ ہوا کہ ایک آرڈیننس، اور یہ پھر اسپیکر نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ جناب ہم نے کیونکہ قانون سازی کر دیا ہے تو پھر وہ مقدم ہے اور قانون سازی کے تحت جو الاٹ کی جائے سیٹس۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، الیکشن کمیشن میں میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ اب کرنا کیا ہے، بالکل یعنی پارلیمنٹ کی قانون سازی پر عمل کرنا ہے یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے۔ تو اس کنفیوژن کو ہم کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ کس طرف جاری ہے اور کیا یہ دور ہو سکتی ہے۔ کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر بھی رہ چکے ہیں، الیکشن کمیشن سے متعلق بڑا تجربہ ہے ان کا۔ کنور صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دیا آپ نے رائز اینڈ شائن میں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا۔ سر یہ بتائیے اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ اس میں کئی آپشن سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے 7 اجلاس میں یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا معاملہ پیش آ گیا۔ ایک ایسا کوئی عدالتی فیصلہ آ رہا ہے اور اس کے بارے میں الیکشن کمیشن ابھی تک 7 اجلاس ہونے کے باوجود بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہے۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ میں اس ادارے کا تقریباً 7-8 سال رہا ہوں فیڈرل سیکرٹری، لیکن معاملہ یہ نظر آ رہا ہے جیسے کہ ہمیں پتہ چلا ہے، اندرونی طور پتہ چلا ہے کہ اراکین اب جو ہے ہمارے الیکشن کمیشن کے ممبران میں اختلاف رائے ہے۔ اس میں 2 ممبران کی خواہش یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے۔ باقی 2 ممبر ہیں، اس کے چیئرمین چیف الیکشن کمیشنر ہیں، ان کی رائے مختلف تو نہیں ہے، خاموش ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ابھی تک انتظار کریں کہ کیا معاملات ہو رہا ہے، کیونکہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانے والا ہے۔ جو حکومت پاکستان جو ہے یہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں گریزاں ہیں اور وہ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ سپریم پاکستان کا فیصلہ جو ہے یہ نہ مانا لیکن جائے۔ اب مزید کتنا انتظار، کتنا مارجن ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ مزید انتظار کرے، کیونکہ دیکھیں وضاحتی فیصلے میں باقاعدہ طور پر کلیئرٹی آ گئی ہے، اور نہ صرف کلیئرٹی آئی ہے بلکہ کانسیکوینسز سے متعلق بھی بتایا گیا ہے۔ تو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا توہین عدالت کی طرف کوئی معاملہ بڑھ رہا ہے؟ اس میں کئی پہلو ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس میں جسٹس منصور علی شاہ ججوں کے ایک سربراہ ہیں جن کا فیصلہ آ چکا ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے، 8 ججوں کا فیصلہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم نے بھی، ہمارا خیال یہی ہے کہ اگر کنٹیمپٹ لگ گیا الیکشن کمیشن پاکستان پر تو بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا ہو جائے گا، 2 اداروں میں تصادم ہو جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بھی بڑا موثر ہے، ان کے پاس بھی بڑا جواز ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے خط کے ذریعے منع کر دیا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی بھی پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہے، تو انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق الیکشن کمیشن پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف تو پارٹی ہے ہی نہیں، پارٹی ختم ہو چکی ہے، نہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، انہوں نے تمام قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، 208 209 کی۔ اور سب سے بڑا مؤثر اختیار الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہ آیا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے جو کسٹوڈین ہے انہوں نے تحریک انصاف کو ڈی لسٹ کر دیا ہے۔ تو کیسے جو ایک پارٹی ڈی لسٹ ہو گئی ہے تو آپ اس پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں دے دیں، مختصر سیٹیں دے دیں خواتین کی مینارٹی، ہم کس کو دیں، کس پارٹی کو دیں؟ وہ پارٹی ڈی لسٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ پوائنٹ ایسا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کہ اس پر کنٹیمپٹ نہیں لگے گی۔ سر اگر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ فیصلہ نہیں مانا جاتا تو الیکشن کمیشن کی ریپیوٹیشن جو ہے عوام کے اندر اور جو اس کی کریڈیبلٹی ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ درست فرمایا آپ۔ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا اور اس میں اگر مگر میں لگے رہے تو اس کا نقصان الیکشن کمیشن کی ساخت کو پہنچے گا، یہ درست فرمایا آپ نے۔ لیکن ہم نے بھی بار بار تمام چینلوں پر بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو تسلیم کر لیں اور اس کے بعد حکومت جانے، پارلیمنٹ جانے
آپ کا کیا واسطہ، آپ تسلیم کر لیں، آپ ایک طرف ہو جائیں. تو لیکن حکومت تو آپ نے تسلیم کر بھی لیا تو حکومت تو نہیں مانے گی. حکومت تو کوئی نہ کوئی اچھا ایک چیز گور صاحب پوٹنگ یو ان اے ڈیفیکلٹ پوزیشن بڑا جاننے کے لیے اصل میں اس کو وضاحت کہ آپ سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے، اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کا پابند ہے الیکشن کمیشن، یا پھر جو پارلیمنٹ سے گائیڈنس آ رہی ہے یا پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو، کیونکہ ایک بااختیار تو ادارہ ہے نا سپریم کورٹ، وہ کسی کی ڈکٹیشن تو نہیں، یہ الیکشن کمیشن ڈکٹیشن تو نہیں لیتا ہے وہ کسی کی. حکومت کے وزراء کا ابھی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی ہے. اب اسی طرح ایک بڑا اہم فیصلہ جو آپ نے کل محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، کہ جناب آنریبل چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو اپنے رجسٹرار کے ذریعے معلوم کیا کہ اپلوڈ کیسے ہو گیا، فیصلہ کیسے ہو گیا. اس نے رجسٹرار جو رپورٹ دی ہے تو اس نے کہا کہ جناب کوئی ان کا اجلاس نہیں ہوا، نہ نوٹس جاری ہوئے، نہ نہیں سر یہ تو دیکھیں یہ تو ایک ٹیکنیکلٹیز ہے نا، یہ تو طریقہ کار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی آ جائے سچویشن تو الیکشن کمیشن مقدم کس کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا یا پھر یہ قانون سازی جو ہوئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی رائے کیا، تجربہ کیا کہتا ہے؟ جناب یہ ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے، یہ بہت سیریس معاملہ ہے، طریقہ کار کا معاملہ ہے نا سر. لیکن اس کا الیکشن کمیشن سے تعلق اس طرح نہیں ہے نا. ابھی ہم اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں کہ بائنڈنگ سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر یا نہیں جناب آپ سے میں عرض کروں یہ ٹیکنیکل نہیں ہے. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اور اس فیصلے کو معطل کر دیا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے آنریبل جسٹس منصور نے، تو وہ جناب معطل کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ بہت بڑا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وضاحتی جو فیصلہ جاری کرنے پہ بات ہو رہی ہے وہ فیصلے کو معطل کرنے پہ نہیں ہو رہی سر، فیصلے کو معطل کرنے پہ نہیں ہو رہی، جاری کرنے پر کہ کس طریقے سے ہو گیا یہ فیصلہ جاری، یہ ہے. وہ رجسٹرار کی رپورٹ پڑھنے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کوئی نہ کوئی تب رائے دیں گے نا. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کو اس سارے معاملات سے الگ تر رہنا چاہیے جی. اور الیکشن کمیشن پاکستان کو چاہیے کہ اطلاع کے مطابق اندرونی خبریں آ رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ آج فیصلہ آ جائے گا، اور یہ فیصلہ دو طریقے کا آئے گا. ایک طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ری وزٹ کریں گے. ایک ہوتا ہے آپ کو میں اطلاع کر دوں، ایک ہوتی ہے نظر ثانی. نظر ثانی الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا کیونکہ پہلے انہوں نے درخواست نظر ثانی کی مسترد ہو چکی ہے. اب وہ دیکھ سر دوبارہ غور فرما لیں، اس کو کہتے ہیں ری وزٹ. اس ری وزٹ میں وہ سارے جو ہیں خط سپیکر کا ہو گیا، اس کے بعد وہ قانون سازی ہوئی ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ری وزٹ میں دیکھیں اس وضاحتی فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ری وزٹ کے لیے اگر کہا جائے گا تو کیا چینج ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چینج تو وہ نہیں کریں گے، نظر تو آ رہا ہے بعض نظر میں. ری وزٹ کا طریقہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دے گا کہ جناب اس پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے ہم نے ابھی تک آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا ہے، تو یہ ہم آپ دوبارہ اس کو غور فرما لیں. اب وہ تو اس کے بعد بھی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جیسے ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ریجیکٹ ہی کریں گے، تو جب وہ ریجیکٹ کر دیں گے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر فوری طور پر راتوں رات عمل درآمد کر دیں گے. جی کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، اور وہ صورتحال سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، کیا کیا اس کی پاسبلٹیز ہے. بالکل. تو ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، کہیں مت جائیے گا، ویل بی رائٹ بیک. اس کے بعد ایک بہت اچھی خوشخبری ہمارے پاس آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی، ویل بی رائٹ بیک. تو ناظرین ویلکم بیک. میں اور زہیب ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ خواتین اور کرکٹ، جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کا کرکٹ میں آنا کتنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے، اور ہر کھیل میں اب تو خواتین، آپ دیکھیں پاکستان ہاکی ٹیم بھی خواتین کس طریقے سے، اور ہر گیم میں، اور ویسے بھی ہر ڈیسیژن میکنگ کی آپ بات کر رہی تھی وہ آپ نے مس کر دی وہاں پہلے، کہ فیصلہ کرنا
ये बड़ा प्रेशर का गेम है बिल्कुल और सही फैसला करना पूरे मैच का रिजल्ट उसमें डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल। तो जनाब हमारी एक खातून अंपायर है, सुपर वुमन जिन्हें हम कह सकते हैं, पाकिस्तान विमेन एम्पायर की पहली खातून एम्पायर है सलीमा इम्तियाज, जो कि आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स में शामिल होने वाली पहली खातून पाकिस्तानी खातून अंपायर बन गई है और मुल्तान में होने वाले पाक मुल्तान T20 सीरीज की भी अंपायरिंग करेंगी। और आज सलीमा इम्तियाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलीमा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। You've made us and the entire nation so proud with all your hard work. Congratulations. Thank you so much. तो ये बताइए सलीमा जी, आपसे लीड करते हुए और कितनी सारी ख़वातीन हैं जिनको आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है to do better, to come and think about this field, because empiring की field, I mean cricket, पाकिस्तानी women की cricket तो है, but empire एक बहुत बड़ी prestigious position है। तो आप क्या कहेंगी उन नौजवान ख़वातीन के लिए? जी, जॉब तो बहुत प्रेस्टिजियस है और बहुत जिम्मेदारी वाली है जी। और मेरा तो यही सबके लिए पैगाम है कि फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत वास्ट है। अभी हमारे साथ और भी फीमेल एम्पायर्स हैं जो पाकिस्तान में एम्पायरिंग करती हैं। हम कोई 10-12 फीमेल एम्पायर्स हैं टोटल इन टोटल, और इंशाल्लाह ताला एक पाथवे खुला है, औरों के लिए भी जगह बनेगी और भी लोग आगे आएंगे। और इसी तरह और जो अभी इस टीम में जुड़े हुए नहीं हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ थोड़े से हार्ड वर्क की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आपका आगाज, इस सफर का आगाज कैसे हुआ? क्रिकेट खेलने के लिए तो हमने देखा है खवातीन उनका दिल चाहता है, लेकिन ये कि अंपायरिंग के शोबे में आना जरा मुख्तलिफ सी बात है। और फिर वैसे मैचेस होते हैं, पहले तो जो लड़के अंपायर्स बनते हैं वो तो इस तरह के ग्राउंड में चले गए, टेप बॉल क्रिकेट हो रही है, उनको शौक है जी गली मोहल्ले में खेलते हैं, गली मोहल्ले में हो रहा है। हाँ। तो आपने कैसे इस सफर का आगाज किया? बेसिकली सफर का आगाज तो शायद बचपन से हो गया होगा, क्योंकि बचपन में खुद भी गली मोहल्ले में क्रिकेट खेली है बहुत मैंने जी। और इसके बाद जो है वो मैं प्रोफेशनली जो है वो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हूँ नेक्स्ट लेवल्स में। राइट। तो मेरा प्रोफेशन भी यही है, स्पोर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड हूँ। 2005 में मैंने खुद क्रिकेट खेली है, नेशनल लेवल पर खेली है, नेशनल मैचेस खेले हैं। और 2006 में मैंने क्रिकेट खेलने छोड़ के और फिर मैं पीसीबी ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एम्पायरिंग कोर्स अनाउंस किया था फीमेल के लिए, तो वो मैंने ज्वाइन किया था और वहां से मेरा एम्पायरिंग का सफर शुरू हुआ है। राइट। सलीमा जी, ये बताइएगा, ऑन ग्राउंड डिसीजन मेकिंग इस, जैसे आपने कहा कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है, कभी ऐसे हुआ कि आप डबल माइंडेड हुई हो या कंफ्यूज गलत फैसला हो गया हो, गलत फैसला हुआ हो एंड देन यू रिग्रेटेड इट, लर्न फ्रॉम इट, कोई ऐसा कोई वाकया हो तो जरूर बताइए हमें। देखिए, इंसान है, ह्यूमन एरर है और होती ही होंगी, गलतियां भी होती होंगी, जाहिर सी बातें हुई होंगी हमसे भी। कभी फील हो जाती है गलती, कभी फील नहीं होती है, लेकिन हर डिसीजन के बाद अपना ही एनालिस्ट करते हैं हम, सेल्फ एनालिसिस, कि कहाँ गलती की गई, क्या सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल होती है। बिल्कुल। और सोचते हैं, अपने आप को जज करते हैं, खुद को ही जज करते हैं कि क्या चीज कम थी, क्या चीज गलत थी, क्या चीज सही थी, और कोशिश करते हैं उसके ऊपर काम करने की। और जिन मैचेस में हमारे साथ मैच रेफरीज होते हैं, फिर वो हमें एडवाइस करते हैं कि कहाँ पर आपकी क्या मिस्टेक्स है या क्या गलती है। जो अच्छी बातें होती है उनके शाबाश भी मिलती है, तो इसी तरह सफर चलता रहता है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें बड़ी बहस होती है और आप सही हमें जवाब देंगी इसका, कि जो LBW होता है, यानी ट्रैजेक्टरी बॉल की क्या चल रही है और फिर हॉट स्पॉट है, तो अक्सर ये स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर विकेट पर लग रही है बॉल तो फिर कहीं भी पिच कर रही है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। आप क्या समझती है, कैसे? एक लॉ है ना, एक लॉ है LBW का, उस लॉ पे अंपायर डिसीजन लेते हैं कि पिच जो है कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, लाइन होती है पिच होने की, जी विद इन द स्टंप्स लाइन होती है विकेट टू विकेट। तो वो एक उसका लॉ है जिसके तहत अंपायर डिसीजन लेते हैं इसका। और कोई भी प्लेयर बेसिकली LBW के डिसीजन से राइट हैंड बैट्समैन को लेग ब्रेक बॉलर बॉल कराएगा तो लेग यही उनका आर्ट है ना। सही कि वो कैसे इसको डील करते हैं। तो मुझे बताया कि अगर, और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच आप
अंपायर कर रही हो, कितना प्रेशर होता है वो अलीम डार ने कि बड़े बड़े फैसले, और हमने देखा उसमें तो अलीम डार ने जितने रेफरल हुए 95% वो गलत ही था जो रेफरल किया गया, और अलीम डार का फैसला सही था। तो पाकिस्तानी ये अंपायर्स के बारे में क्या कहेंगे, और अगर वहां पहुंचती हैं तो वो तो आपका हदफ होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म हो, और अल्लाह ताला ने चाहा तो जरूर एक दिन वो भी आएगा जब हम भी उस लेवल पे जाके एम्पायरिंग करेंगे। अलीम भाई इज अ लेजेंड फॉर पाकिस्तान, उनकी बराबरी तो खैर कोई नहीं, हम अभी तो हम उस काबिल नहीं है कि हम उनकी बराबरी करें। लेकिन हाँ, कोशिश यही होती है कि देखिए प्रेशर का जहां तक ताल्लुक है, तो अगर एम्पायर प्रेशर ले ले तो गेम खत्म हो जाता है। तो प्रेशर तो आपको हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो ना आप अच्छे एम्पायर बन सकते हैं, ना आप अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। बिल्कुल। तो हर गेम में, हर चीज में प्रेशर हैंडल करना बहुत जरूरी है। सलीमा जब आप टीम जी बताइए। और जब आप खेलने जा रहे हैं, जब आप मैच करने जा रहे हैं, तो सामने ये नहीं देखना है ना कि टीम ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया है। बिल्कुल, टीम तो टीम है, वो प्लेयर्स हैं सिर्फ, तो वो तो एक कैजुअल सी चीज है, तो उसमें तो आपको एम्पायरिंग करनी ही करनी है। ये आपने एक ट्रू एम्पायर के माइंडसेट की बात की है। अच्छा सलीमा जी, ये बताइएगा कि टेक्नोलॉजी has really come up, and how is it helping in the cricket decision making, especially for umpires? जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है और जो वर्ल्ड वाइड आप देखती हैं, उससे कितनी मदद हुई है टू मेक द राइट डिसीजन? देखिए, टेक्नोलॉजी कभी कभी हेल्पफुल भी होती है, कभी कभी नुकसानदेह भी होती है। बिल्कुल, दो बराबर चलती हैं। हर किसी भी शोबे में आप उठा लें, टेक्नोलॉजी के डबल साइड होती हैं। बिल्कुल। क्रिकेट में टेक्नोलॉजी फायदा, डीआरएस सिस्टम कभी कभी फायदा इस तरह भी दे जाता है कि मैंने आपसे जैसे कहा कि ह्यूमन एरर है, हो सकता है कोई चीज एम्पायर की नजर से बच जाए, वो फिर हॉकाई या बाकी चीजें उसको कवर कर लेती हैं। तो एक गलत डिसीजन होने से और एक गलत चीज होने से बचा लेती है टेक्नोलॉजी हमें। तो चीजें काफी बेहतर होती हैं। टेक्नोलॉजी का डिपेंड करता है कि आप उसको लेते किस तरह, आप पॉजिटिविटी की तरफ लेते हैं या नेगेटिविटी की तरफ लेते हैं। अच्छा, तो ये चीज मेन माइंड करती है। एक चीज भी आप मजीद जानना चाहेंगे, कोई ऐसा प्रेशर गेम आपको याद है कि जहां बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा हो, दोनों टीम्स कोशिश कर रही हो, क्रूशियल मौका आ गया और आपने कोई फैसला ऐसा दे दिया है जिससे मैच का रिजल्ट पलट गया, और फैसला जाहिर है सही था आपका, वो क्या उसको वैसे कैप्टन को कैसे मैनेज करती हैं आप? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मैच मेरे साथ आया नहीं है जो बहुत कांटे का मुकाबला चल रहा हो और प्रेशर में मैंने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो। मैचेस किए हैं मैंने, इंडिया श्रीलंका का फाइनल किया है, अभी भी मैंने ये लास्ट एशिया कप में इंडिया श्रीलंका का फाइनल किया था। उससे पहले भी मैं इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश सारे मैचेस में करवा चुकी हूँ। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर एशिया कप हुआ था उसमें। राइट। तो बेसिक, और कैप्टन जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि कैप्टन इतना तंग कभी किया है किसी ने मुझे। जो बात उनको बताई जाती है वो सुनते हैं, बात समझते हैं, और वो खुद बहुत बड़े प्लेयर होते हैं, तो उनको इतना कुछ ज्यादा बताने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। और अभी तक ऐसा कोई मेरे साथ इंसिडेंट हुआ नहीं है जहाँ पर कैप्टन ने मुझे परेशान किया हो। सही। हमें ये बताइएगा कि आपकी बेटी कायनात भी क्रिकेटर हैं, तो घर का माहौल जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है और आप दोनों घर पे होते हैं, तो क्या बस लड़ाई झगड़ा है, दो अलग ओपिनियंस हैं, या मैच के अलावा भी क्रिकेट से रिलेटेड है आप दोनों की फील्ड, क्या बात होती है? घर पे नॉर्मली हम ज्यादातर पाकिस्तान के मैचेस ही साथ देखते हैं, वरना तो हमारी दोनों की वर्किंग टाइम्स इतने अलग अलग हैं कि हम बहुत कम एक साथ बैठ के मैचेस वगैरह देख पाते हैं। राइट। आप कभी पाकिस्तान का मैच आ रहा हो या कुछ हो तो बैठ के देख रहे होते, लेकिन कभी ऐसी कोई बहस मुबाहिसा होता नहीं है। और आप भी क्योंकि टीवी पर होता है। आप यही चाहेंगी कि वो भी एम्पायरिंग की तरफ आए या फिर फील्ड पे खेलें? ये उसका अपना डिसीजन है। और ये हो रहा होता कभी भी है स्क्रीन देखते हुए हो रहा होता है, ऐसे बड़े मैचेस जब चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, तो आपसे पूछ रही है कि आपकी साहबजादी की ये देखिए ये एलबीडब्ल्यू ये हो गया या नहीं हुआ है? तो आप बताती है। हाँ, ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। डिसीजन पूछ लिए जाते, तो मैं उनको यही कहती हूँ, मैं कहता हूँ जो वहाँ पर एम्पायर खड़े हैं ना, वो ज्यादा बेहतर डिसीजन देते हैं। हम टीवी पर बैठकर डिसीजन नहीं दे सकते हैं इतने बेहतर तरीके से। सही है। तो बहरहाल लेकिन है कि कभी ऐसी बहस बहुत रेयरली ऐसी कभी कोई बहस हुई होगी। और आपने कभी ऐसा कहा कि आउट हो जाओ तुम आउट हो बस? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। राइट।
अगला कौन सा सलीमा जी इवेंट आ रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगी एज एन एम्पायर? देखिए अभी आईसीसी का तो वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन चूंकि मेरा इंडक्शन अभी थोड़ा अभी हुआ है तो मैं वर्ल्ड कप की पार्ट तो हूँ नहीं। Right. लेकिन आई डोंट नो, जो भी असाइनमेंट आएगा इंशाल्लाह ताला पूरा अपना 100% एफर्ट करेंगे और 100% देने की कोशिश करेंगे ताकि अपने मुल्क का नाम रोशन करें और कभी उसको जी। अच्छा, नीचे पाकिस्तान ना टीम आने के दें। चांसेस बताएं क्या है? और अभी भारत से भी मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का। ओह खवातीन नो। देखिए पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी टीम है, जी। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है, बहुत पोटेंशियल है बच्चियों में और बहुत मेहनत भी करती हैं। और अब वो तो दिल पे डिपेंड करता है, जिसका दिल होगा वो जीतेगा। तो बिल्कुल। लेट्स होप एंड प्रे फॉर पाकिस्तान Pray for टीम। Pakistan. मगर टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह से पाकिस्तान की। अच्छा, ये बताइएगा सलीमा जी कि पाकिस्तान की बहुत सारी ख़वातीन हैं जो डिफरेंट शोबों में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। एज क्रिकेट प्लेयर कितना ज़रूरी है उनके माँ बाप को इनकरेज करना कि अपने बेटियों को इस फील्ड की तरफ राग़िब करें या जाने दें? उनके लिए, उन पेरेंट्स के लिए क्या आप एडवाइस देंगी या क्या ओपिनियन देंगी? देखिए हमारे माशरे में विदाउट सपोर्ट ऑफ पेरेंट हम कुछ नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। फैमिली सपोर्ट होना 100% जरूरी है। जी। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है तो बच्चियां कुछ भी नहीं, सिर्फ क्रिकेट नहीं किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल। तो मशवरा मेरा पेरेंट्स को यही है कि अपने बच्चियों पे भरोसा करें और उनको मौका दें खेलने का, या जिस भी फील्ड में वो जाना चाहती हैं उनको इनकरेज करें, उनको डिस्करेज ना करें। क्योंकि अगर हमें फैमिली सपोर्ट नहीं होता, मेरा या मेरे हस्बैंड का सपोर्ट कायनात के लिए नहीं होता, या मेरे लिए मेरे हस्बैंड का और मेरी बच्चों का सपोर्ट नहीं होता, तो शायद आज मैं और कायनात इस जगह पर नहीं खड़े होते। जी। तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी Family है, support बहुत ज्यादा सही जरूरी है। मजा फरमाया। पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, साथ दें उनका। हाँ, मैं पता है कि माशरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लड़कियों के लिए होती हैं प्रॉब्लम्स, और हमारा कल्चर ऐसा नहीं है कि खुलेआम हम सारी इतनी इजाजत दे देते हैं पेरेंट्स। लेकिन बिल्कुल। मेरी सब पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट भी है और एक सजेशन भी है कि प्लीज बच्चियों के साथ बहुत कोऑपरेट करें और उनको बिल्कुल मौका दें, कोऑपरेट करें 100% और मौका दें। दें। बिल्कुल जी। सलीमा जी, आप जैसी मदर्स सारी मदर्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है, और आप ख़ुद पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा एजाज़ है कि आप ने ये अलम उठाया है। हम आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बेस्ट विश बहुत करते शुक्रिया, हैं। आपने हमें Rising Child में बहुत दिया। शुक्रिया। तो ये तो भाई सेंचुरी बना दिया डबल आपने। सेंचुरी बन गई और बहुत ही मज़ा आया उनसे बात करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम अपने प्यारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कनेक्ट करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बेहतरीन हो गया जी, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग गेस्ट है वैसे आज हमारे पास। ही इज वेयरिंग अ लॉट ऑफ हैट्स, हाँ, यू नो। yes. वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बिल्कुल। मास्टर ऑफ ऑल as well. ट्रेड्स करेंगे। जी, ओवरसीज पाकिस्तानी है डॉक्टर काशिफ अंसारी, ग्रेजुएट ऑफ डाउ मेडिकल कॉलेज है, कैंसर एंड ब्लड डिजीज स्पेशलिस्ट है। उसके अलावा जी फिल्में भी बनाई हैं उन्होंने, और क्रिकेट से भी पेशावर ज़ल्मी के एडवाइजर भी हैं। बिल्कुल, और कमेंटेटर भी रह चुके हैं। कमेंटेटर भी हैं। हाँ जी। एनालिस्ट, यानी बहुत ही क्या बात है। मतलब अंसारी समाज शाह हद शख्सियत है। फिल्म्स के को प्रोड्यूसर रह चुके हैं। तो भाई जबरदस्त बातें होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो पे वक्त दिया। सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब, इतनी सारी हैट्स आप पहनते हैं, हम कहाँ से बात शुरू करें? वो कहते हैं ना, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। Yes. एक वो जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर जाते हैं, और एक वो जो एक जिंदगी में एक ही काम करते हैं। हमारा तुम्हारा शायद पहली कैटेगरी में है। आपका कोई भी काम ढंग से नहीं करते, हम शायद उनमें से। नहीं सर, with so many achievements, I think आपने किया ना काम किया। वही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अंसारी साहब, ये बताइएगा, आप पेशावर ज़ालमी के कमेंटेटर भी रह चुके हैं, इंटरनेशनल अफेयर के एडवाइज़र भी रह चुके हैं, वहाँ से बात शुरू करते हैं। अभी सलीमा जी से भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी। विमेन पाकिस्तान की पहली वुमेन एम्पायर है वो, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर।
जी जी तो सर ये बताइएगा। franchise जो है, हाँ, हम- ग्लोबल एडवाइजर हूँ मैं। जी आप जी, हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि PSL जो है कितना बड़ा ब्रांड जी। बन गया है, और जी, ये फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी जो है, इसकी आप कैसे पजीराई देखते हैं इंटरनेशनली? जी, पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग बहुत बड़ा ब्रांड है, और हमारी जो क्रिकेट टीम है उसमें ज्यादातर खिलाड़ी पीएसएल की पैदावारी है। बिल्कुल। अगर आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को याद करें तो तमाम लड़के उससे चंद माह पहले, 3 महीने पहले ही दुबई में होने वाली पीएसएल के सीजन 5, सीजन 3 या सीजन 2 का सिलसिला था, और ये शादाब और ये सारे हसन अली, फखर जमान, ये सारे लड़के वहीं के ही हैं। और इस वक्त दुनिया की अगर कोई टफ क्रिकेट किसी फ्रेंचाइज लीग में होती है तो उसमें नंबर 1 नाम आता है पाकिस्तान सुपर लीग का। बड़े बड़े क्रिकेटर्स दुनिया के जो पीएसएल खेलना चाहते हैं, और यकीन मानिए कि पिछले 3-4 वर्षों में बहुत तरक्की की है पीएसएल ने, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में हम मजीद इसमें तरक्की करने की गुंजाइश देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका में भी क्रिकेट अब बहुत ज्यादा खेली जाती ना है। करें ये सवाल, ना करें, हमारे अच्छा। दिल दुख जाएगा। ये जो आप अमेरिका की तरफ जा रही काशिफ है ना, साहब से फिर ये वो पूछते हैं ना पाकिस्तान। सर, पाकिस्तान की क्या रिप्रेजेंटेशन है क्रिकेट की इन अमेरिका? और वो जो हारा है ना पाकिस्तान, यूएस से हार गया हाँ, पाकिस्तान। जो हम हार चुके हैं। सर कोई बात नहीं, कभी हारते हैं कभी जीते, इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। नहीं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गिलानी साहबा, आपने सही फरमाया जी। कि कभी हारते कभी जीतते, लेकिन उसमें लफ्ज जीतने का भी इस्तेमाल कर लें तो हारते ही हारते हैं। हम Very हारते ही well हारते हैं। said. हम दुबई में भी मौजूद थे, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, उसमें भी हम हारे। T20 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में भी हारे, जी। हम वनडे भी हारे, हम अमेरिका से भी हारे, हम जनाब फला से भी हारे, हम अफगानिस्तान से भी हारे। मुसलसल ये 3-4 साल से ये सिलसिले चल रहे हैं, और यकीन मानिए ये बड़ा सेंसिटिव सा सवाल है। इसको Absolutely. बेशक हम हंसी मजाक में टाल दें, लेकिन समंदर पार पाकिस्तानी आप लोग तो दिन के वक्त ज्यादातर क्रिकेट देखते जी। हैं, हमें तो पूरी आप रात जागना real पड़ता है, और time, पिछले हाँ। 30-35 सालों से हम यही कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पिछले 3-4 सालों में जो मायूसी और जो परेशानी का शिकार समंदर पार पाकिस्तानी हुए हैं, बिल्कुल। और खास तौर पे जितनी उम्मीदें लगा के हम डैलस गए थे अमेरिका से मैच हारने के लिए, फिर हम न्यूयॉर्क गए, मैं वहाँ कमेंट्री कर रहा था, हमारे पास आपको मैं माहौल बताऊं कमेंट्री बॉक्स का, तो 15वें और 35 ओवर तक हम गेम जीत रहे थे, जी। और उस वक्त हिंदुस्तानी कमेंटेटर्स जो है वो चाय के बहाने और पानी के बहाने और जूस के बहाने कमेंट्री बॉक्स छोड़ के जा रहे थे, लेकिन Right. 5 ओवर के बाद हम वहां से पतली गली से निकले, और वो सारे के बिल्कुल। सारे चौड़े होकर ग्राउंड में दाखिल सर हो गए। कहाँ गैप तो कोई- देखते हैं और कहाँ देखते हैं कि हमें डिसीजन मेकिंग, स्ट्रक्चर, कैप्टनसी, कौन सी जगह पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली प्लेयर्स की जब बात हम करते हैं? गिलानी साहब, ये एक बहुत तवील टॉपिक है और वक्त आपके कम है सर। जैसे आपने कम वक्त में जितनी हाँ। चीजें कर ली है सर, कर सर, रहे हाँ। हैं। अच्छा, हमारा राब्ता शायद ओह। तो ये है कि अभी तो क्रिकेट में बात हुई थी, अभी देखिए बड़ा वो कैंसर एंड ब्लड डिजीज बिल्कुल। स्पेशलिस्ट भी हैं वो, बिल्कुल। तो उससे मुतालिक भी हमने बात करनी है जी। आगे काशिफ साहब फिर ज्वाइन किया है। सर अच्छा, कैंसर एंड ब्लड डिजीज स्पेशलिस्ट भी आप रह चुके हैं। पाकिस्तान में हमारे पास वो साइबर नाइफ भी आई है, और जिना में है, और दैट्स द ओनली हॉस्पिटल इन द एंटायर वर्ल्ड जो फ्री ये इलाज कर रही है साइबर नाइफ का। उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, साइबर नाइफ तो बहुत बात की बातें हैं, और साइबर नाइफ तो बहुत गिने चुने पेशेंट उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, जी। जिनका आइसोलेटेड या इक्का दुक्का मेटास्टेसिस, बिल्कुल। जिसको हम कहते हैं कैंसर फैल गया हो, तो उसको जाके हम साइबर नाइफ करके रेडिएशन देते हैं। मैं तो पाकिस्तान में जो कैंसर की आगही है और जो उसके अंदर मैं Awareness। गैप्स देख रहा हूँ और जो उसमें गुंजाइश देख रहा हूँ पिछले 30-35 वर्षों में, उसमें तो एक समंदर है, एक ओशन है जो काम करने की जरूरत है, और इसमें सरकार से लेकर निजी इदारे और प्राइवेट ग्रुप्स जो हैं वो जितना अपना रोल अदा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि 1% भी अभी तक अदा नहीं हुआ, और अभी 99% काम बाकी है। लेकिन बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अपने हिस्से का काम अदा किए चले जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को, जो हम लोग समंदर पार पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहने वाले भी जो कैंसर स्पेशलिस्ट है और दूसरे आपने सही वजह निशान दी कि अच्छा साहब ये कहिएगा कि इसी को लेकर जरा आगे बढ़ते हैं आप, क्योंकि यूएस में बहुत से डॉक्टर्स हैं और काफी ज्यादा अर्न भी कर रहे हैं, बड़े एस्टेब्लिश हो चुके हैं। कैसे इस तरफ पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में भी बेहतरी आए? इस पर आपने देखिए पाकिस्तान की जो हेल्थ सेक्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो पाकिस्तान का हर वो इदारा, हर सेहत का इदारा, अस्पताल का इदारा, जो कि SIUT हो, इंडस हो, शौकत खानम हो,
उसकी फंड रेजिंग अमेरिका में ही होती है और इस महीने अक्टूबर में तीनों की फंड रेजिंग है, SIUT है, इंडस है और शौकत खाना में, और लोग दिल खोल के पूरे के पूरे ह्यूस्टन में बल्कि पूरे अमेरिका में लोग चंदे देते हैं। हमारी पूरी जो पहली पेट स्कैन की मशीन थी शौकत खानम अस्पताल में, वो ह्यूस्टन ने डोनेट की थी आज से काफी सालों पहले। इसी तरह से अनवर मकसूद साहब तशरीफ ला रहे हैं SIUT के लिए, इंशाल्लाह उस वक्त भी बहुत कुछ जमा होने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल में 15 से 20% जो डोनेशन है जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में पाकिस्तान के इस्तेमाल होता है, वो अमेरिका से, बरतानिया से या समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से आता है। ठीक कह रहे हैं सर। जब भी हम टेलीथॉन के लिए बैठते हैं, आई एम एन एम्बेसडर फॉर इंडस हॉस्पिटल, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का रिस्पांस होता है उस टेलीथॉन में, वो अनगिनत डॉलर्स डोनेट करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ऑल द बहुत हो सकती थी, फिल्म्स की बात सर आपसे तो दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, ये इतना छोटा टाइम आपके लिए काफ़ी नहीं है। बट थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया और अपने ओपिनियंस और अपनी पर्सपेक्टिव से आगाही दी। भाई इस तरह के जो पाकिस्तानी होते हैं उनसे तो बातें ही नहीं ख़त्म हो सकती, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत है और कम वक्त में बहुत कुछ करना बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ टैक्सेशन की बात हो जाती है। बात करेंगे। आप फाइलर है? मैं बिल्कुल फाइलर हूँ और मुझसे भी पूछे। आप फाइलर है? फाइलर देखिए बहुत जरूरी है फाइलर। अच्छा देखिए, मईशत के लिए बहुत जरूरी है, ये मैसेज हम अपने प्लेटफॉर्म से भी देंगे कि मईशत के लिए फाइलर होना, टैक्स देना बहुत जरूरी है। इस पर कोई दो राय है ही नहीं कि अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते हैं, ना आपको करना चाहिए, और आप कुछ कंप्लेन भी नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, FBR रिफॉर्म्स की भी उतनी जरूरत है कि आप टैक्स किस पर लागू कर रहे हैं। तो आपने टारगेटेड टैक्स भी करना है और आपने वो जो गरीब तबका है, मुतवस्सित तबका है, उसके ऊपर टैक्स का बोझ कितना डालना है, कितना उससे पैसे निकालने हैं, ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सकत ही खत्म हो जाए। और टैक्स अवेडर्स जो हैं, तो नॉन फाइलर्स एक अलग मसला है, और टैक्स अवेडर्स जो हैं उनके क्या मसाइल हैं। खबर यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। और वो पाबंदियां ये है कि उनका कोई करंट अकाउंट वो नहीं खोल सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, कोई खरीदारी नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं ले सकते हैं वो, ठीक है, म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें वो इन्वेस्ट, तो उनके लिए ये 5 चीजें इब्तदाई तौर पर की गई और मजीद भी ऐसी पाबंदियां हैं जो लगने जा रही हैं। तो इस पर हमने आज बात करनी है। हमें इस पे बात करने के लिए FBR के रिप्रेजेंटेटिव बख्तियार मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया है, वो ऑनलाइन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बख्तियार साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया शो में। सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो चंद बातें ज़ुहैब ने अभी कही आपने सुनी होंगी, उस पे अमल दरामद कब होगा? जो भी ये पाबंदियां लगाई गई हैं नॉन फाइलर्स पे, उस पे अमल दरामद, वो डिसीजन, फाइनल डिसीजन जो लिया है, उस पे अमल दरामद कब होगा? देखिए, पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। दूसरी बात यह है कि ये 5 चीजें नहीं, ये 15 हैं, 15 पाबंदियां लगा रहे हैं जी। और वो बहुत वाइड है, कुछ तो आपने मेंशन किए, कुछ और भी हैं। तो वो एक तो ये है, और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि देखें इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है कि जी फाइलर जाके सपोज गाड़ी रजिस्टर करता है तो वो 1% टैक्स दे के गाड़ी रजिस्टर करा लेता है। नॉन फाइलर जाके उससे थोड़ी सी ऊपर परसेंटेज दे के टैक्स दे के और गाड़ी रजिस्टर करा लेता है, लेकिन उसको पाबंदियां कोई नहीं है। तो हम ये चीजें उनके लिए खत्म कर रहे हैं, क्योंकि देखें आपने अगर किसी इनकम पे टैक्स नहीं दिया तो वो ब्लैक मनी है, तो या तो आप इन्वेस्ट करोगे या खर्च करोगे, इसके अलावा तो कोई तीसरी सूरत नहीं है। तो हम उसके खर्च करने के और इन्वेस्टमेंट के जितने भी एवेन्यूज हैं सारों को पाबंदी लगा रहे हैं ताकि वो टैक्स नेट में खुद ब खुद आ जाए। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जी अब हमने स्टार्ट किया अपने टैक्स पेयर्स की अवेयरनेस और एजुकेशन, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। तो इस प्रोसेस में 3-4 महीने लग जाएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद जाहिर ये कानून में तब्दीलियाँ होंगी तो फाइनेंस एक्ट के जरिए या ऑर्डिनेंस के जरिए जो भी होगा उस वक्त
वो फिर हम चेंजेस लाएंगे। लेकिन पहले क्योंकि अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ताकि लोगों को पहले बताया जाए, जो उन्होंने फाइलर बनना है वो बन जाए, और उसके बाद जो बच जाएंगे तो फिर उनके साथ ये हम कानून में चेंज करके उनके साथ इंशाल्लाह हम डील करेंगे। जी अच्छा, ये बताइए कि आपने ब्लैक मनी की बात की और इस ब्लैक मनी से हमने देखा कि फ्रंट मैन भी होते हैं और दूसरों के अकाउंट्स पर चीज़ें चल रही होती हैं, ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं, होता कोई और है पीछे, और ये मल्टी लेयर्ड है। इससे मुतालिक एक फैसला भी आपको याद होगा। तो ठीक है, नॉन फाइलर्स पर तो ये पाबंदियाँ होंगी, टैक्स इवेजन का मसला जो है उसको कैसे आप एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा पैरेलल इकोनॉमी का मामला, बड़ा बहुत ज़रूरी है इसको एड्रेस करना। देखिए, टैक्स जो है वो ये इवेजन को ही स्टॉप करने के लिए हम ये कर रहे हैं। मैंने जैसे अर्ज किया कि अगर किसी के पास कोई इनकम आ गई, वो टैक्स नहीं दे रहा, तो वो टैक्स इवेजन कर रहा है। उसको हम ब्लैक मनी कहें या उसको आप टैक्स इवेजन कहें, जो भी कहें, वो पैसा वो या तो खर्च करेगा या इन्वेस्ट करेगा, तो इस चीज से तो कोई सूरत नहीं है ना। तो हम उसके खर्च करने, इन्वेस्टमेंट करने के जितने भी एवेन्यूज हैं उसके ऊपर हम उसको बैन कर रहे हैं। तो जब हम बैन करेंगे तो जो आपने बात की है बैंक अकाउंट्स की मल्टी लेयर्स, वो कहानी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो 15 पाबंदी है उनमें से एक ये पाबंदी भी है कि जी करंट अकाउंट बंदा खोल ही नहीं सकता, जो नॉन फाइलर होगा वो अकाउंट खोल ही नहीं, और जिनके होंगे वो हम बंद करेंगे। तो उससे ये जो आपका जो मसला ये हल हो जाएगा। दूसरा बायोमेट्रिक को हम लाजमी करेंगे ताकि जो बंदा ये उसी का अकाउंट होगा। बिल्कुल। बख्तियार साहब, ये बताइएगा, एक और कैटेगरी है जो एक सैलरी लेता है इंसान, वो टैक्स, उसकी टैक्स कटती है ऑफिस से, लेकिन वो फाइल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उनके लिए क्या बाउंड्रीज है कि वो क्रॉस ना करे? देखिए, मेरी बात सुने, उसके लिए तो सबसे आसान है, क्योंकि हमने इस साल से उसकी रिटर्न को प्री फिल्ड कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो ही वो अपने सिस्टम में लॉग इन करेगा, उसको सामने उसकी सारी मालूमात मिल जाएंगी कि आपकी तनख्वाह ये है, आपका टैक्स इतना कटा है, इसके अलावा अगर आपको कुछ है तो नहीं, तो अगर उसके अलावा उसको कुछ नहीं तो वो सिर्फ बटन दबाएगा और उसकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। उसको किसी के पास जाने की आसानियां पैदा की गई हैं इस सिस्टम में। जी, आसानियां पैदा की गई हैं उस सिस्टम में। बिल्कुल। सैलरी क्लास के लिए तो हमने इतना आसान कर दिया कि अब कोई भी सैलरी क्लास बंदा, ये 23 तारीख से हमने किया है, अपने लॉग इन कर ले और उसके वो सारी चीजों के सामने नजर जाएंगे, रिटर्न फाइल कर लेगा। तो अगर मैंने तनख्वाह दी है, मैं भी तनख्वाहदार हूँ, मेरे टैक्स कटा, तो मैं अपनी रिटर्न क्यों ना फाइल करूँ, मैं भी फाइलर बन जाऊँ। तो वो उनके लिए तो बड़ा आसान है, वो दे शुड बिकम फाइलर्स और एंजॉय करे चीजों को। अच्छा, एक और चीज़ है, हाँ आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि एंजॉय करे चीज़ों को। तो मुझे ये बताएं कि ये जो मोटिवेशन हम कहाँ से लेकर आएंगे, FBR रिफॉर्म्स कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि देखें टैक्स तो हम दे रहे हैं, रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो रिटर्न फाइल करने का फ़ायदा हमें क्या है, यानी हमें तो कैसे मिल रहा है उसका फ़ायदा? ये एक ना तो फ़ायदा मिल रहा है और ना अवेयरनेस है लोगों को, इस पर कुछ बात कीजिए। हाँ, अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा ना कि हम इस इशू पे भी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और बाकी भी हम जाहिर है वो टैक्स पेयर्स की तरफ जा रहे हैं, और हम बिलीव करते हैं कि जी चूंकि हमारे लिए सबसे मुकद्दम और बाइज़्ज़त टैक्स पेयर है, जो इस मुल्क के लिए पैसे दे रहा हो, ये मुल्क चल रहा है, उन्हीं की वजह से। नहीं, जैसे मैं फाइलर हूँ और ये सरवत भी फाइलर हैं, तो हम कैसे मुख्तलिफ हैं, यानी कैसे प्रिविलेज्ड हैं एक रियासत में, ये बताइए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक मिनट। आप मुख्तलिफ ऐसे होंगे इंशाल्लाह, ये जो हम जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, कि इसके बाद यू विल बी फ्री टू डू एनीथिंग एज अ फाइलर। आप अकाउंट खोलो, आप बाहर जाओ, आप प्रॉपर्टी खरीदो, आप गाड़ी खरीदो, वो 15 जो पाबंदियां वो आपके ऊपर नहीं होंगी, और जो फाइलर नहीं होगा उसके ऊपर वो 15 पाबंदियां होंगी, वो बिल्कुल महसूर होकर रह जाएगा कि जब वो बंदा मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, मुल्क के अंदर खर्च नहीं कर सकता, मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो उसमें और आप में फर्क कितना रहेगा? आप एक फ्री पर्सन होंगे, वो फ्री नहीं रहेगा, तो ये फर्क तो रहेगा ना। उसके अलावा आपने जो फैसिलिटीज की बात की है, हम बहुत सारी चीजें हैं जो ये मुल्क हमें दे रहा, हम उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में होती है उसको हम बिल्कुल हम नहीं समझते कि हमें मिल रही है। हम ये जो मुल्क का निज़ाम चल रहा है, हम इंजॉय करें, आप ये टीवी चैनल चला रहे हैं, जो आपको सपोर्ट जहाँ जहाँ से मिल रही है, ये इसी टैक्स पैसे से सारा कुछ हो रहा है ना। तो वो अगर हम थोड़ा सा एहसास करने ये बताइए अकाउंटेबिलिटी और ये कार्रवाइयों से मुताल्लिक बताइए। देखिए बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, इन्वेस्टर्स की बात कर लें, फिर ऑनलाइन भी स्टॉक एजेंसीज चला रहे हैं, ऑनलाइन स्टॉक एजेंसीज चल रही हैं, तो ये बताइए कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ किस तरीके से होंगी और उनको कैसे आप टैक्स नेट में लाएंगे? बहरहाल टैक्स नेट में इजाफा करके ही आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक है कि उनकी इनकम को ट्रैक करना,
तो अब मैं आपको ये अश्योर कराता हूँ कि हमारे पास सारे जहाँ से डेटा आ सकता है डेटा आ गया है और डेटा की हम एनालिसिस करें। अब वो जो डेटा आएगा वो कहीं न कहीं से जाके आप जिसकी भी बात करेंगे वो जाके हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है और वो हम उनको पहले अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो ऑनेस्टली अपने रिटर्न फाइल कर ले। जब वो ऑनेस्टली रिटर्न फाइल नहीं करेगा देन वी विल बी हैविंग द राइट कि हम उसको। अच्छा, बहुत से ऐसे एक और चीज बहुत से ऐसे टैक्स हैं कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं, यानी अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स देते हैं, तो वो आपको दोबारा वापस मिल जाते हैं। यूरोप में होता है कि आप टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद एक सर्टन टाइम के बाद आपको वो पैसे वापस मिलते हैं, हुकूमत देती है। तो ये क्या, इस पर भी तो जरा अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि नहीं, हमारी हुकूमत अभी इस लेवल तक हमारी जो रिसोर्सेज है वो पहुंचे नहीं है कि वो उनको रिटर्न करें, लेकिन आप जो भी टैक्स दे रहे हैं विद होल्डिंग वो अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके साल में सैलरी पे, मोबाइल पे आगे पीछे टैक्सेस कटे हैं, वो सपोज कटे हैं 80,000 और आप जब रिटर्न फाइल करते हैं पता चले कि जी या तो आपके 90,000 टैक्स बनेगा या आपका 70,000 बनता है। तो अगर 90,000 बनता है तो आप सिर्फ 10,000 और दे देंगे और रिटर्न फाइल हो जाएगा। अगर आपका 70,000 बनता है तो वो 10,000 गवर्नमेंट आपको रिफंड करती है, वो वी आर बाउंड रिफंड इट यू। अगर आपने तो रिफंड का प्रोसेस स्मूथ है और वो आराम से प्रोसेस इसका स्मूथ है, रिफंड का मिल जाता है? हाँ, मैं बताता हूँ। इस प्रोसेस में जो छोटे अमाउंट हैं कुछ लिमिट है काफी अमाउंट, लेकिन जो मिलियन से कम अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसमें आपके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। आपको एक दिन मैसेज आ जाता है कि आपके रिफंड हो गया है जब आप उसका प्रोसेस फॉलो करते हैं। बाकी अमाउंट्स के लिए फिर हमने जाहिर एक सिस्टम बनाया हुआ है कि उसको हम रिस्क एनालिसिस करते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन छोटे जो टैक्स पेयर हैं उनके जो छोटे अमाउंट है वो सारी की सारी उनको अपने जब प्रोसेस उनका कंप्लीट है तो वो उनके अकाउंट में चले जाते हैं। वो कोई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बख्तियार साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया और हमारी राही में इजाफा किया। भाई बहुत ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस एंड एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज इन पे कैंपेन की जाए एफबीआर की तरफ से, ताकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो कि जब वो टैक्स फाइल कर रहे हैं तो उनके साथ क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा। और अगर कुक के या ड्राइवर के नाम पे आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो वो कैसे क्रैक डाउन कर सकते हैं। और देखिए वो हमें बात कि विदहोल्डिंग टैक्स पे और फिर सारी चीजें वो अगर अमाउंट है तो आपको वापस भी मिल सकती है। तो उस प्रोसेस को भी हमें बड़ा स्मूथ और तेजी के साथ वो मिलने चाहिए ताकि हम भी तो मोटिवेट हो ना कि अगले साल हम दोबारा फिर टैक्स रिटर्न जमा कराएं। तो ये तो टैक्स से मुतालिक बड़ी काफी गुफ्तगू हमारी ऐसी रही कि लोगों ने देखा होगा तो जरा खुल के बात है। तो ब्रेक लेना हमने जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात हो जाए उड़ान की और घटान की। प्राइवेटाइजेशन की पीआईए इदारे उड़ान भरे जी और वो आगे चलकर प्रॉफिटेबल हो या फिर वो नीचे जा रहे हैं अगर, तो इसके लिए प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है। उसका एक बोर्ड भी बना है, कौन कौन से इदारे प्राइवेटाइज होंगे, कौन से होने जा रहे हैं, कौन से नहीं होने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें, इसमें एक इदारा पीआईए भी है। बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। एक छोटा सा हमने पैकेज बनाया है, पहले आप वो देख लें फिर हम उस पर गुफ्तगू जारी रख लें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए की निजकारी के लिए बोली का अमल 1 अक्टूबर को होगा और बोली की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। पीआईए की खरीदार कंपनी को आते ही 65 से 70 अरब रुपए तक सरमायाकारी करना पड़ेगी और 3 साल में जहाजों के बेड़े को 18 से बढ़ाकर 45 करना होगा। पीआईए के अमले को 2 से 3 साल तक रखा जाएगा, जबकि एयरलाइन के रूट्स को भी बहाल रखा जाएगा और किसी भी रूट्स को बंद करने के लिए हुकूमत से इजाजत लेना होगी। कौमी एयरलाइन खरीदने वाली कंपनी के खिलाफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो सकेगी। पीआईए के रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन 35 अरब रुपए बनती है। पहले से रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन हुकूमत अदा करेगी और हुकूमत ने पीआईए के 800 अरब रुपए के कर्ज में से 600 अरब अपने जिम्मे ले लिया है। मजमूई तौर पर अब पीआईए पर कोई कर्ज नहीं है। पीआईए मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में कटौती नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल ज़ुहैब, मतलब 800 अरब का जो कर्जा है तो कैसे कोई तो इदारा चल कैसे सकता है? करेगा? सोली तो कोई नहीं कर सकता, तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है जी। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सहर कामरान ने, जो MNA भी है, PPP की रहनुमा भी है, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी प्राइवेटाइजेशन की भी ये मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सहर साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। आपसे ये पहला सवाल है कि PIA की प्राइवेटाइजेशन की बोली कब लगेगी? जी बहुत शुक्रिया। 1 अक्टूबर इज एन एंटिसिपेटेड डेट, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि जो है वो बिडिंग होगी, और बिडिंग प्रोसेस जो है वो ये कहा गया है कि ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन ये कि अभी जो है वो जो भी एग्रीमेंट होगा वो काबीना से जो है अप्रूव होना है, और इनिशियल होने हैं जो बिडर्स है कि दे एग्री टू द कंडीशंस। उसके बाद फिर बिडिंग प्रोसेस होगा, विच इज लाइक हमें जो डेट बताई है वो 1 अक्टूबर है। जी अच्छा सहर साहब, ये बताइएगा कि ये जो PIA की निष्कारी हो रही है, इसमें किसी बैनुल-अक़वामी कंपनी ने हिस्सा नहीं लिया है, क्या वजूहात जी, है ये इसकी? सवाल जी बहुत हमारा भी था, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि PIA के लिए जो है इंटरनेशनल बिडर्स भी आएंगे, और PIA के अंदर कोई जो है नई रूह खोजी जाएगी, इसका ऑपरेशन जो है वो उसको वाइडन किया जाएगा, नए एयरक्राफ्ट ऐड होंगे। तो अब ये है कि जो 6 बिडर्स हैं वो लोकल बिडर्स हैं, उसमें शायद एक बिडर है जिनका कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। लेकिन ये कि अभी जब तक चीज हद की तौर पे सामने नहीं आ जाती, क्योंकि हमारे बड़े कंसर्न थे, जो प्रेस में रिपोर्ट्स आ रही थी उसको लेके कि क्या बिडर्स जो है वो तमाम कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो 500 से 700 मिलियन डॉलर जो कि इन्वेस्टमेंट की कंडीशन रखी गई है, क्या वो इन्वेस्ट करेंगे, क्या वो इंजेक्ट करेंगे, क्या वो नए एयरक्राफ्ट लेकर आएंगे। और सबसे अहम बात की जो 7,000 से ज्यादा स्टाफ है PIA का, उसको रिटेन करेंगे, उसके ड्यूज को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट करेंगे। ये तमाम सवालात थे जो हमारे ज़हन में थे। फिर और वही हमने जो है बार बार जो है वो किए, जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन से भी, और अपने कंसर्न्स का इजहार किया। हमें यकीन दिलाया गया कि जो बिडर्स हैं वो तमाम कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो स्पेकुलेशंस हैं, उनको आप रिवर्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि वो जो है यानी मैं 7 सितंबर की खबरों की बात कर रही हूँ, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है उसमें दे आर रेडी। और एक और भी हमने खबर पड़ी थी कि शायद सेल्स प्रोसीड कह रहे हैं कि हमसे ना ले, हम उसी को जो है PIA पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो क्या ऐसा है? ये तमाम सवालात जो हैं वो जो हमारे ज़हन में थे जी। वो हमने मीटिंग के दौरान, कैमरा कमेटी मीटिंग के दौरान सामने रखे। तो हमें यकीन दिलाया गया कि जो है वो तमाम शराइत जो है वो जो बिडर्स हैं वो उनको पूरा करेंगे, और वो ऑपरेशन भी बढ़ाएंगे, वो इंजेक्ट भी करेंगे, स्टाफ को भी प्रोटेक्ट करेंगे, उनके ड्यूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे। बल्कि जो जिस तरीके से बाकी महकमों में, इदारों में तनख्वाहों का इजाफा हुआ है और PIA में नहीं हुआ, उसको भी मीट करेंगे, कम्पिटिटिव रेट्स को लेकर आएंगे। तो ये मतलब हमें इत्मीनान दिलाया गया। तो उस पर हमारी एक हमने अपना रखा था मुतालबा सामने कि आप भले इन कैमरा इजलास कर लें, लेकिन जो है आप जो एग्रीमेंट है ड्राफ्ट वो आप स्टैंडिंग कमेटी से शेयर कर लें। राइट। तो उसके लिए हमें कहा गया कि जो है वो एग्रीमेंट जो है वो अभी तक काबीना ने साइन नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर हमें चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि हम जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो उनसे कहेंगे कि आप जो प्रोसेस हो काबीना का, उसमें या जो बिडिंग का प्रोसेस है उसमें जो है मेंबर्स को भी आप इन्वॉल्व करें। तो लेट्स सी, देखें अभी आगे कैसे। बिल्कुल ठीक है। सहर साहिबा, ये बताइएगा कि जब भी आते हैं उस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है, तो क्या अब तक आप इस प्रोसेस से मुतमईन हैं? जी, तो जो है ना, जब तक चीज़ें शफाफ तरीके के सामने नहीं आती, आपको पता है कि ये बिडिंग की डेट्स भी जो है मुसलसल बदलती रही, और फिर ये कि जो एक सोचा जा रहा था कि जी बैनुल अक़वामी बिडर्स आएंगे, तो मैंने पिछली कमेटी की मीटिंग में ये सवाल किया था कि क्यों नहीं आए, तो हमें ये कहा गया कि जी वो नहीं आए, और बैनुल अक़वामी बिडर्स अगर आते तो सरमाया मुल्क से बाहर ले जाते, तो ये जो है डोमेस्टिक बिडर्स है। तो बहरहाल जो भी जवाबात थे हमें, मतलब हमारे सवालों के जवाबात ये कि मुतमईन हम कितना है, तो मैं समझती हूँ कि शायद जब तक इस प्रोसेस के अंदर
एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे ना बढ़ा जाए। बिल्कुल। और असल चीज ये है कि जो खदशात है, ठीक है, पीआईए के साथ हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी भी है, नेशनल फ्लैग कैरियर है, Absolutely. और पीआईए वो एयरलाइन है जिसने दुनिया की बाकी एयरलाइंस को बनाया, ठीक है, बहुत सारी अहम एयरलाइंस, तो सऊदी एयरलाइन है, बिल्कुल। इसी तरीके से एमिरेट्स एयरलाइन है। पीआईए के पायलट जो है दुनिया भर में अपनी तरबियत के लिए जाने जाते थे। फिर जिस तरीके से पीआई के पायलट को लेके, उनके लाइसेंस को लेके कंट्रोवर्सी खड़ी की गई, पीआई के रूट्स जो है वो दूसरी प्राइवेट एयरलाइन को दे दिए गए, उन सबका मजबूरी तौर पे बहुत नुकसान हुआ है। जी। आज जो है वो जो सीईओ है पीआई के, वो ये कहते हैं कि पीआई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। तो मेरा ये भी बार बार सवाल था, अगर आपके जो है अच्छे इकदाम से पीआई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है तो इसी पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। मगर उन्होंने कहा कि माली जो मुश्किलात हैं वो इतनी हैं और डेट इतना बढ़ चुका है कि हम नए जहाज नहीं खरीद सकते, हम नई फ्लीट नहीं ऐड कर सकते, हम बैनुल-अक़वामी सहूलतें नहीं दे सकते। तो ये जो प्राइवेट बिडर्स आएंगे, ये फिर उसके अंदर वो सहूलतें लेकर आएंगे जो इंटरनेशनल एयरलाइंस में है, उसका ऑपरेशन भी बढ़ेगा, इसके रूट भी बढ़ेंगे। जबकि कोड शेयरिंग तो अभी भी हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा इंटरनेट सहूलत हो जाएगी, सीट बेहतर हो जाएंगी, बिल्कुल। रूट ज्यादा हो जाएंगे। तो इस किस्म की बातों का हमें यकीन दिलाया गया है। लेकिन जो एक अहम नुक्ता मैंने उठाया था कि हम सिर्फ ओलेक्स कंपनी बना के तमाम असासे बेच नहीं सकते, इस बात को, ये बात बहुत जरूरी है कि जायजा लिया जाए कि वो क्या अवामिल थे, क्या फैसले थे, क्या कोताहियां थी जिसकी वजह से एक जो है एयरलाइन जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन थी, जो कहते थे ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, वो क्यों इन हालात तक पहुंची कि आज हम कहते हैं कि उसके पास फ्लीट नहीं है, उसके पास जहाज नहीं है, आज जो बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती। जी। तो उस पर जो है अब एक सब कमेटी जो है वो बिल्कुल। सहर साहिबा, ये बता के एक जब कंपनी उसकी रेपुटेशन थोड़ी स्टेन्ड हो जाती है तो कोशिश हो जाती है कि नया नाम रखे ताकि आइडेंटिफिकेशन नई हो, ब्रांडिंग नहीं हो। तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन के बाद नाम तब्दील होगा या नहीं होगा? पीआईए ही रहेगा? नहीं, नाम तब्दील नहीं होगा। ये उन्होंने हमें गारंटी भी किया, लेकिन वैसे भी एक जो ना मैं समझती हूँ लॉजिकल चीज ये है कि पीआईए की जो फ्लाइंग ऑपरेशन जो रूट्स हैं वो पीआईए के नाम के साथ लिंक है। तो ये तो मैं समझती हूँ कि कोई गलती कोई जो है वो कर ही नहीं सकता। ये एक कहते हैं ना, द वाइल्डेस्ट ड्रीम केयर नहीं हो सकता। इसलिए कि जो भी पीआईए खरीद रहा है वो पीआईए के जो रूट्स है, जो पीआईए को जो सहूलतें हासिल हैं पीआईए के नाम की वजह से, रजिस्टर्ड नेम की वजह से, वो उसको तो कभी भी लूज नहीं करना। अच्छा, अहम मसला ये है कि पीआईए के जो जिम्मे मजबूरी तौर पर 825 अरब रुपए की अदायगियां, ये कौन करेगा? बड़ा सवाल है। देखिए इसमें उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने 600 अरब जो है, 200 अरब तो इन्होंने ये जो बिडर्स है उनको ये ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और बाकी जो 625 अरब है एक होल्डिंग कंपनी बनाई है, जिस होल्डिंग कंपनी में पीआईए के होटल्स और बाकी पीआईए के जो असासे हैं वो हैं, तो वो जो है उसको ट्रांसफर होंगे और जब उनकी प्रोसीड्स आएंगी तो वो उससे सेटल होंगे। यानी और ये भी एक बहुत जाहिर बात है कि डेट्स के साथ तो कोई भी खरीदार नहीं आएगा। तो 200 अरब जो है वो उनको ट्रांसफर होंगे, जो कि अब वो किस सूरत में होंगे और वो कैसे उनको अदा करेंगे, वो अदायगियों के अंदर शायद वक्त भी है, उसमें कुछ ऐसी पेमेंट्स हैं जो कि फौरी तौर पे नहीं करनी है, तो वो ऑपरेशन से अर्न करके करेंगे। और जो वो डेट है जिसको समझते हैं कि वो बिडर्स को नहीं करना, वो इन्होंने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। उस होल्डिंग कंपनी में जो पीआई के होटल्स बेचे जाएंगे तो कहते हैं उससे वो अदा होंगे। ये अल्लाह जानता है कि उससे अदा होंगे या नहीं होंगे, वो कितने में बेचे जाएंगे और हुकूमत के ऊपर क्या डेट की लायबिलिटी रहेगी, ये भी एक सवाल था हमारा। यही जो जी, ये बताइएगा प्राइवेटाइजेशन का अमल को साफ और शफाफ बनाने के लिए क्या इकदामात किए गए हैं? बिकॉज हमने पास्ट में भी देखा है कि चीजें ट्रांसपेरेंसी की तरफ नहीं गई हैं, तो इस वक्त क्या और इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि मुलाजमीन की जॉब सिक्योरिटी को बिल्कुल कैसे बनाया जाएगा? देखिए, हमने ये बात बारहा उठाया क्योंकि वी नेवर वांटेड कि देखिए मेरा ताल्लुक तो वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और हम जो है वो लोगों को जॉब देने पे यकीन रखते हैं, प्राइवेटाइजेशन के नजकारी के अमल के वैसे भी खिलाफ हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो पीआई के मुलाजमीन हैं
उनकी जो जॉब गारंटीज हैं वो उनके पास हों, उनकी रिटेंशन की गारंटीज हों। तो उन्होंने कहा है कि जी बिडर्स ने हमें यकीन दिलाया कि वो इनको रिटेन करेंगे, और उसका एक लॉजिक इन्होंने ये भी दिया कि जब फ्लाइट बढ़ेंगी, ऑपरेशन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ट्रेन स्टाफ की जरूरत होगी। तो ट्रेन स्टाफ को तो कोई भी जो है वो नहीं ज़ाया करता, तो इनकी जॉब रिटेन रहेंगी। लेकिन अभी हमने ना ड्राफ्ट एग्रीमेंट देखा है, हमारे सामने वो तमाम खदशात थे जो कि मीडिया में रिपोर्ट हो रहे थे, वो जिसमें जो है बिजनेस के तहफात थे, जिसमें वो रेडी नहीं थे रिटेन करने के लिए स्टाफ को, जिसमें वो शायद उस इन्वेस्टमेंट को भी एग्री नहीं कर रहे थे। लेकिन ये हमें बताया गया कि भी एक इत्तेफाक हो गया है, और जब वो उन शराइत को तस्लीम करेंगे तभी वो बिजनेस जो है वो सैर कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। रुकन कायमा कमेटी बराए निष्कारी हैं और बता रही थी कि क्या कुछ हो रहा है। थोड़ी बेहतर चीज़ें इस डायरेक्शन में जाते हुए लग रही हैं। आई रियली होप कि पाकिस्तान की ये एयरलाइन जो रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान को, वो एक अच्छे लेवल पे फिर से आ जाए। जहां हम बात करते थे कि वो ब्रिटिश एयरलाइंस को भी सिखाया, एमिरेट्स को भी सिखाया, वो दिन वापस आने। और वो जो एम्प्लॉइज की हमने बात की, देखिए एम्प्लॉइज से ही इदारा हमेशा कहते रहते हैं ये बात, तो हमें ब्रेक के बाद कुछ एम्प्लॉइज की बात करनी है। बिल्कुल कि जी वर्किंग आवर्स क्या है, प्रोडक्टिविटी कितनी अफेक्ट होती है, वर्कर्स के ऊपर क्या 9 to 5 के अंदर क्या लागू होता है, और उसके बाद क्या प्रेशर होता है, कितनी pressure? प्रोडक्टिविटी कम होती है उनकी, प्रोडक्ट कैसे सफर हो सकती है इससे, तो ये सब हम बात करेंगे। वर्किंग क्लास इज आवर मेजर क्लास फॉर पाकिस्तान, तो हम उन पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम सबकी हमारे तबके की बात हो। हाँ बिल्कुल, एक कॉमन ग्राउंड पे हम आए हैं और उन मसलों की बात करना चाह रहे हैं एज वर्किंग पीपल। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो माशाल्लाह काम करते हैं कॉर्पोरेशंस में, डिफरेंट कंपनीज में, लेकिन उनके वर्किंग आवर्स क्या हैं, उनको सैलरीज कितनी मिलनी चाहिए, उनके भी एक सेट रूल है। बोनसेस मिल रहे हैं, इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम यानी दे रहे हैं, तो उसके बारे में उनको क्या एप्रिसिएशन मिल रही है, कॉम्पनसेशन। बड़ी चीजें हैं जनाब, बड़ी चीजें हैं, और इन बड़ी चीज़ों पे हमने बड़े ख़ास लोग बुलाए हैं। आज हमारे साथ महर फातिमा है, HR एक्सपर्ट है, लाइफ कोच हैं एंड कंसल्टेंट हैं। मोहम्मद नवाज हैं जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और लेबर लॉ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने हमें वक्त दिया। पहले जरा लोगों को दिखाएं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, और एक पैकेज है छोटा सा, इस पे हम देखते हैं और फिर अपने गेस्ट से बात करते हैं। रोजगार इंसान की बुनियादी जरूरत, ताकि इतनी आमदनी हो सके जो गुजर बसर के लिए काफी हो। आलमी इदारा मेहनत के मुताबिक तमाम अफराद को अपनी माली खुद मुख्तारी के हुसूल के लिए मसावी मौके मिलने चाहिए और इनके काम के औकात भी लचकदार होने चाहिए। वर्कर्स के काम करने के घंटे उनकी शख्सियत और सेहत पर अहम असरात मुरतब करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के मुताबिक भूटान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ लोग सबसे ज्यादा घंटे काम करते हैं। यहाँ के दफातर या दुकानों पर काम करने वाले अफराद औसतन हर हफ्ते 54 घंटे तक काम करते हैं। भूटान के बाद दूसरे नंबर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और लेसोथो हैं, जहाँ के शहरी हर हफ्ते औसतन 50 घंटे तक काम करते हैं। इसके बाद कॉन्गो और कतर, जहाँ के लोग औसतन 48 घंटे तक काम करते हैं। इनके बाद नंबर आता है लाइबेरिया, मॉरिटानिया, लेबनान, मंगोलिया और उर्दन का, जहां लोग औसतन 47 घंटे तक काम करते हैं। ILO ने इन ममालिक का डेटा भी जारी किया है जो सबसे कम घंटे काम करते हैं। वानुआ वो मुल्क है जहां दफातर या दुकानों पर काम करने का दौरानिया सबसे कम है। यहाँ के रिहायशी हर हफ्ते औसतन 24 घंटे काम करते हैं। दूसरे नंबर पर कैरिबाती है, जहाँ के लोग हर हफ्ते 27 घंटे तक काम करते हैं, जबकि माइक्रोनेशिया और रवांडा 30 घंटों के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरे नंबर पर हैं। इसके बाद इथोपिया, कनाडा, फ्यूटेना आइलैंड्स, वॉलिस, सोमालिया, नेदरलैंड्स, इराक इस हवाले
से टॉप 10 ममालिक में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लोग हर हफ्ते औसतन 46 घंटे काम करते हैं, मगर 40% वर्कर्स ऐसे भी हैं जो हर हफ्ते 49 घंटों से ज्यादा वक्त तक काम करते हैं। भाई मैं तो जा रहा हूँ, ये जो 24 घंटे काम होता है ना, 24 घंटे पूरे हफ्ते में जो काम ये कौन सा मुल्क है, जरा इसका बताइएगा कैसे वीजा होता है। Sorry. मानो बतुआ हम नहीं जाने देंगे आपको। मैं jumping right into it. इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये जो 9 to 5 का मिथ है पाकिस्तान में स्पेशली, ये बहुत गलत है। बहुत और वक्तों तक लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक व्हाट इज द टाइम frame that has been given for any corporate to incorporate for their workers? So, every country and every place has their separate laws. I think maybe he will be able to guide you more around timings and stuff. But I know that a lot of times, 99.9% of the times, लोग जो हैं वो वक्त से कहीं घंटे ज़्यादा बैठते हैं और काम करते रहते हैं। सो 5 बजे का मतलब है लोग 8 बजे निकलते हैं, 9 बजे निकलते हैं। एंड ऑल्सो कल्चरली भी देखा जाए, अगर पाकिस्तान में देखा जाए, लोग 9 बजे पहली बात बहुत कम आते हैं। 8 बजे 9 बजे बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिलेंगी, मल्टी नेशनल्स मिलेंगी, प्राइवेट कंपनीज कुछ मिलेंगी जिनके सही औकात पे लोग पहुंच रहे होंगे। वरना 11 बिल्कुल है, और वरना 12, 12:30, 1 बजे जो है वो सुबह होती है, और फिर उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो 10 बजे तक बैठे रहें। आप एचआर मैनेजर की हैसियत से बात कर रहे हैं। मैनेजर की हैसियत नहीं, हमने ऑब्जर्व, अच्छा नवाज आप देखिए, अगर कोई लॉ की बात करें, हाँ, लॉ की बात इंटरनेशनल लॉ की, अच्छा लॉ की बात भी लॉ बेस करता है, यानी जो इंसानी फितरत है उसके मुताबिक, बिल्कुल, तभी ज़ाहिर है वो एग्जिस्ट भी करता है और उस पर अमल भी करते हैं लोग। तो ह्यूमन बॉडी पाकिस्तान में अगर बात की जाए, 9 to 5 की जैसे सरवत ने बात की, ये पॉसिबल है? डाउन शोल्डर्स के साथ आदमी घर जा रहा होता है, बिल्कुल एग्जॉस्ट होता है, घर में टाइम नहीं दे सकता, तो इस पर थोड़ी सी बात करें कि क्या कहते हैं कमानी। देखिए मैडम ने एचआर से रिलेटेड गुफ्तगू की, तो मेरे जहन में तो एक सवाल आ रहा था कि फिर हम वकील तो सुबह फजर से उठे हुए होते हैं राइट और हम 7:55 पर सिंध हाई कोर्ट में इंटर होते हैं और 8 बजे मील आउट करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम भी लेबर लॉस के शिकार हैं। बिल्कुल ऐसे। नहीं, देखें नेचर ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया है, और जो भी शख्स नेचर के साथ चलता है ना, तो बहुत ही अच्छा सेहतमंद एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका मिला, और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ज़्यादा काम करने का मौका मिला। तो 12 बजे तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में गुड मॉर्निंग होती है। अब उस सिचुएशन में एक्चुअली हम वर्स्ट सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो पैरामीटर्स हैं वो अगेंस्ट द नेचर लॉ हैं। अब जब भी आप नेचर के खिलाफ जाएंगे, नेचर जो कानून है वो कभी भी नेचर के खिलाफ नहीं बन सकता। ये बहुत सारे कम लोगों को पता है। कानून बायोलॉजिकल बॉडी कहते हैं। यस, बहुत सारे कम लोगों को पता है कि शाम के टाइम किसी भी फैक्ट्री में किसी औरत को स्टे करने के लिए, किसी लेडीज़ को या काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज जहां हमारा ऑफिस कायम है, वहां से आप बाहर जाएं, 8 बजे भी आपको खवातीन रोड पे मिलेंगी। ठीक है, तो कवानीन एक तरफ है, इम्प्लीमेंटेशन दूसरी तरफ है, एक कंट्रोडिक्शन है। और एचआर के लोग आपने बिठा दिए हैं, अब मैं कानून का और मैं नहीं, वो लाइफ कोच भी है। लाइफ कोच भी, ये भी बात करना चाहेंगे दैट प्रोडक्टिविटी पे कितना इम्पैक्ट होता है। एक इंसान जब घर जाता है, उसकी लाइफ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फैमिली की मेंटल हेल्थ इज ऑल कनेक्टेड टू दैट। एज अ लाइफ कोच, व्हाट advice will you give to these workers? I think सबसे बड़ी बात तो ये कि the impact is so huge. खाली personal life पे भी नहीं होता, इंसान के अपने ऊपर भी होता है। So obviously there are mental problems, awarenesses, जो कि अब बहुत ज़्यादा एक है। I think बहुत अच्छी बात है कि लोग इसके बारे में बात करना शुरू हुए हैं, इसके बारे में ट्रेनिंग्स शुरू हुई हैं कि how does one actually navigate through it, right? And we were talking about this, अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि आप एंग्जाइटी हटा नहीं सकते, आप बहुत सारे प्रेशर्स हटा नहीं सकते,
कुछ ऐसी चीजें जो जिंदगी का हिस्सा है, उससे हम ना भाग सकते हैं ना उसको कारपेट के नीचे डाल सकते हैं, बट तो हम उसको नेविगेट कैसे रखें, हम रास्ता कैसे ढूंढें ए से बी। और जैसे अभी बड़ी उन्होंने अच्छी बात की कि अगर हम नेचुरल लॉ को देखें कि सुबह का वक्त और शाम का वक्त और दोपहर का वक्त, आई थिंक दोज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। ऑल्सो आपने सरवत फैंटास्टिक पॉइंट, इतना ओवरवर्क्ड, इतने ओवरबर्डन, इतने प्रेशराइज लोग से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कहाँ वो ना क्रिएटिविटी आप प्रोडक्टिविटी तो आपने बिल्कुल लोअर लेवल पे ले आए, ठीक है, तो आप प्रोडक्टिव भी नहीं है अपने काम के एनवायरनमेंट में, प्लस आप अपने बच्चे, घर बार, बहन भाई और अपने लिए भी नहीं है। सो देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू गिव यू 100%? अच्छा नवाज, ये कहिए कवानीन क्या कहते हैं? तो हम कल भी एक इशू था हमारे पास, हमने उसको हाईलाइट किया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनते हैं, अब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि एक्सपेक्टेशन होती है, जो नौकरी लेने जा रहा होता है वो तो किसी भी टर्म्स पे अग्री करके वो नौकरी कर लेता है, और ये सबसे बड़ी वजह है। तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कानून कहाँ पर लागू होता है कि उन लोगों को सपोर्ट किया जा सके किसी सूरत, ताकि एक्सपेक्टेशन तो बंद हो? अगेन देखें, अगर आप वकील और पुलिस ऑफिसर को साथ बिठाएंगे तो इशू होगा, वकील और एचआर वालों को बिठाया है तो लाइफ कोच तो अब मैं ऑन लाइटर नोट, देखें हम कानून बने हुए हैं, ब्रीच भी हम खुद करते हैं और ब्रीच करने का सिखाते भी ये हम ही हैं, और फिर ब्रीच होने के बाद का प्रोसेस भी हम ही कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एचआर ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पर काम करते हैं तो हमें कॉल आती है, सर फिर इस एम्प्लॉय को कैसे दबाना है? इनका क्यों दबाना है भाई, क्यों दबाना है? इनके जो राइट है वो इन्फ्रेंच क्यों कर रहे हैं? अच्छा मैं आपकी ये बात को पकड़ूंगी, बिकॉज ये मेरे दिमाग में शुरू से सवाल है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का इंसान इन लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उस पे, तो उसका क्या राइट है कि वो कंपनी को क्या बोल सकता है? बिल्कुल यस। अब देखिए डिफरेंट फोरम्स हैं, अब हर जगह का अपना फोरम। अब अगर हम इंडस्ट्रीज में आपके राइट्स अगर 2 मिनट दें तो मैं ओवरऑल में ओवरव्यू दे दूं आपको लेबर लॉज का। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 जो है उसमें ये मेंशन है कि अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है तो आपको अगर फेडरल लेवल पर, इंटर प्रोविंशियल लेवल पर कोई कंपनी है, कोई फेडरेशन है, कोई फैक्ट्री है, तो उसको आप सू करेंगे NIRC में। और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई इंटर प्रोविंशियल लेवल पर है तो आपके पास लेबर लॉ जो कंकरेंट लिस्ट के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट के मुताबिक, अब चूंकि डिवॉल्व हो गया है सब्जेक्ट, तो उसके बाद आप प्रोविंशियल लेवल पर उसको सू करेंगे और कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। जितने भी स्पेशल कानून बनते हैं उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं। अगर आपके वर्क प्लेस पर हिरासमेंट होती है तो उसके बाद आपको एम्बेसमेंट के पास जाना होगा। अगर आपके लेबर लॉज की हिरासमेंट ब्रीच होता है, अगर प्रोविंशियल लेवल पर वो ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको लेबर कोर्ट में जाना होगा। अगर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई इंट्रा प्रोविंशियल कंपनी है तो आपके पास NIRC का फोरम मौजूद है। इससे पहले होता क्या है कि आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स की जानिब से, दूसरा आपको रिजाइग्नेशन लेटर भी साइन करवा दिया जाता है। जब दिल करे, जिस वक्त दिल करे, वो अपॉइंटमेंट साइट पे करके रिजाइग्नेशन आगे रखा जाता है और आपको कहा जाता है कि ये यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। अब ये एक तो ये चीज़ बॉन्डेड लेबर, क्योंकि इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्शंस एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसका एक आर्टिकल है 11, कभी भी कोई बॉन्डेड लेबर नहीं होगा। पहले टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने के बाद आपका उसका एंड किस तरह से होगा वो आप नहीं कर सकते। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन नहीं है, वो सारी चीजें आपके साथ होती हैं। उसके बाद 17 आर्टिकल है, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है जो मुझे बहुत पसंद है। उसमें ये लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन शैल हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। हर एक शख्स को एसोसिएशन बनाने का उसको हम लेबर लॉ में CBA कहते हैं। अगर आप वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं तो आपके पास CBA का ऑप्शन है। इस वक्त सिंध में, पूरे पाकिस्तान में CBA कितनी बनी हुई हैं? अगर बनी भी बनने ही नहीं दी जाती, बनने ही नहीं दी जाती ना, जरा सा कहीं कोई बात होती है एम्प्लॉय के हुकूक की, फौरन तोड़ा जाता है उनको और फौरन डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल। मेहर, आपसे मैं ये पूछूंगी, यू ऑल्सो गो टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज अ मेंटल हेल्थ कोच, अ लाइफ कोच। कितनी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एम्प्लॉयज़ को एक्चुअली ये लिबर्टी देती हैं, ये फैसिलिटेशन देती हैं कि वो आप जैसे लोगों के साथ बैठ के अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर सकें? नंबर 1।
چلے پہلے اس کا جواب دے دے بیکاز نہیں آپ پوچھیں پھر میں آپ کو. نمبر 2 یہ ہے کہ جب سیلریز نہیں ملیں گی ٹائم پہ لوگوں کو, بجلی کے بلز بہت زیادہ ہوں گے, گیس گھر میں نہیں ہوں گی, ان ساری چیزوں کو ایکیومولیٹ کرتے تو پروڈکٹیوٹی کیسے بنے گی انسان کی؟ یہ 2 چیزیں. فینٹاسٹک کوسچن. سو فرسٹ آف آل آئی مین آئی تھنک سب سے زیادہ تو اچھی بات یہ کہ اب اس اتنے مطلب 2-3 سالوں کے اندر یا ان دس ڈیکیڈ آپ کہتے ہیں فار دا لاسٹ 10 years دیر از این انکریزڈ اویئرنیس, رائٹ. بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, بہت میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہو رہا ہے کیونکہ پوسٹ کووڈ بھی بہت زیادہ لوگ پریشرائزڈ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. دیٹ از این ایکچوئل ٹروتھ جو کہ ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. پروڈکٹیوٹی بالکل لو ہو گئی ہے, لوگوں کے بہت ساری فیملی اسٹرکچرز بدل گئے ہیں, ڈپریشن, انگزائٹی بہت ہائٹنڈ ہے فرام اے ینگر ایج, رائٹ. سو اب بہت سی ایسی کمپنیز اینڈ آرگنائزیشنز ہیں, دے کال اس ناٹ جسٹ ٹو ہیو اے سولوشن بٹ آلسو ٹو کریٹ دیٹ اویئرنیس. بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں. اچھا ایچ آر کا سوال میں ایک یہ بھی ذہن میں آیا کہ ایک امپلائی جو ہوتا ہے اس کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے, یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے. آنسر نمبر 2 میں آپ کو دے دوں پہلے. ہاں وہ دے بالکل, اس کے ساتھ یہ بھی دیجیے گا کہ اگر آپ جا کر ایچ آر پہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں سے آفر پیسے مل رہے ہیں, تو ایچ آر جا کے بیٹھ کے بات بھی کر رہا ہوتا ہے کہ رک جائے. اور اگر وہ 10 سال آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے پروڈکٹیوٹی, تو آپ اس کو کوئی آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایک اچھا یہ تو کہیں نہیں جائے گا. دیکھیے دوسری بات جو ثروت نے کہی تھی, آنسر نمبر 2 از کہ جب آپ کے پاس بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں ہوں گی تو آپ کام پہ کیسے آئیں گے, رائٹ. نہ آنے جانے کے لیے آپ کو مطلب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا. پیٹرول کی پرائس دیکھ لیجیے آپ, گیس, بجلی تو بہت دور کی بات ہے. آپ سیلریز جب وقت پہ ہی نہیں آئیں گی تو بندہ اپنے آپ کو یا گھر کو کیسے چلائے گا, رائٹ. سو دیر از زیرو پروڈکٹیوٹی, رائٹ there. Little time left, 20 seconds left. Oh no. But this is so amazing and I hope کہ ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کر سکیں اور آگے بھی بات کریں گے اور آپ لوگوں کو پھر مدعو کریں گے. اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, اور نہ صرف کمپنیز اور کوآپریشنز میں بلکہ اپنے گھر میں بھی جو آپ کا ہاؤس اسٹاف ہے ان کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں لاگو ہونی چاہیے. آپ کو سینسٹیوٹی کے ساتھ دیکھنا چاہیے. رائز اینڈ شائن کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ثروت زویب کو اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویوز اور نیوز کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو.